गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। हम अध्याय 8 और 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल की गति के कारक के रूप में अध्ययन किया। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझा गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रव में वस्तुओं के प्लवन की शक्ति के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उनके ऊपर गिरा। सेब गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित क्यों नहीं करती। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरना पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करें। क्रियाकलाप 10.1 धागे का एक टुकड़ा लीजिए। इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए। धागे के धीरे दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि चित्र 10.1 में दिखाया गया है। पत्थर द्वारा नियत परिणाम के वेग से वृत्ताकार पथ में गति पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर की एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण परिवर्तन सम्मिलित है। जिस बल के कारण वह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगा। वृत्त पर स्पर्श रेखा ABC, इसे भी जानिए। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के बीच परमानुपाती होता है। समीकरण 9.4 पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इस तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गति क्यों नहीं करती। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ए और बी दो अलग अलग पिंड हैं, बीच की दूरी डी, तो एफ बराबर जी एम एम बाई डी स्क्वायर। किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रेथम के निकट बुल्सथोर्प में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में यह प्रायः सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1961 में आइजैक न्यूटन का 1642 से 1721 1961 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है किसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने के वाला बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने की को प्रेरित किया। इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम खोज निकाला। विशिष्ट बात यह है कि उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे उसके महत्व को समझाने में असफल रहे। न्यूटन के गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय परीक्षण के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की जिसे करंट कैलकुलस कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्धांत सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित हो। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम से भौतिकी विज्ञान के ढांचा को बदल दिया। 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिलित किया। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल और परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित है। न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया? ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोलीय शास्त्री ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 व्युत्पन्न किए। इन्होंने केपलर के नियम कहा जाता है। ये नियम इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में सूर्य की स्थिति को O से दर्शाया गया है। दूसरी, सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि A से B तक गति करने में लगा समय C से D तक गति करने में लगा समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB तथा क्षेत्रफल OCD बराबर होंगे। सूर्य से तीसरा नियम था कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, अथवा r³ डिवाइडेड बाई t² बराबर स्थिरांक। पूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही दिखाया कि ग्रहों की गति के कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल जो सूर्य उन पर लगाता है चित्र में दिखाया गया ODCAB। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। मान लीजिए कि कक्षीय वेग भी तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r तक परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V² बाई R
यदि परिक्रमा काल t है तब v इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी, अर्थात v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इस संबंध को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r इंटू आर क्यू डिवाइड बाई टी स्क्वायर, क्योंकि आर क्यू डिवाइड बाई टी स्क्वायर केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक स्थिरांक है, अतः v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसे f डायरेक्टली v स्क्वायर बाई r इसके साथ संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मान लीजिए m तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड a तथा b एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। चित्र 10.2 मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m 10.1 इक्वेशन तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। समीकरण 10.1 और समीकरण 10.2 से हमें प्राप्त होगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर इक्वेशन 10.3 है। तो F इक्वल टू जी m इंटू m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर 10.4, जहाँ g एक अनुपाती स्थिरांक है और इसे सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। वज्र गुणन करने पर समीकरण 10.4 से प्राप्त होगा कि F इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू जी mm इंटू स्मॉल m, या g इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई m इंटू m 10.5। समीकरण 10.5 में बल दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर g का ऐसा ही मात्रक प्राप्त होंगे जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। हेनरी कैवेंडिश ने 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके g का मान ज्ञात किया। g वर्तमान मान 6.673 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा आप समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अविकलन कीजिए, निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। यह भी जानिए कि इस नियम सर्वाधिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तु बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। व्युत्क्रम वर्ग एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है यदि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो बल एफ का मान 36वां भाग रह जाएगा। 36वां उदाहरण के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। जी बराबर 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2। पृथ्वी का द्रव्यमान m इक्वल टू 6 × 10⁻20 द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल 7.4 × 10⁻22 kg। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी d बराबर 3.84 × 10⁻5 kg अर्थात 3.84 × 10⁻5 × 1000 m अर्थात 3.84 × 10⁸ मीटर। तो g इक्वल टू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समीकरण 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल F इक्वल टू जी m डिवाइड बाई डी स्क्वायर अर्थात 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2 × 6 × 10⁻24 kg इंटू 7.4 × 10⁻22 kg अर्थात डिवाइड बाई 3.8 × 10⁸ मीटर का स्क्वायर 2.02 × 10⁻20 न्यूटन अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल 2.02 × 10⁻20 न्यूटन है। प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम बताइए। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती हैं। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, दूसरा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तीसरा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चौथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, मुक्त पतन, फ्री फॉलिंग। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। 10.2 क्रियाकलाप। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए, यह निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती या आकर्षित करती है। पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है। हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है।
क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है। वेग में कोई परिवर्तन त्वरण में उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। जी के मात्रक वही है जो त्वरण के हैं। इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले ही जानते हैं कि मुक्त रूप में गिरते वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिणाम F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F = mg 10.6। समीकरण 10.4 और 10.6 से हमें प्राप्त होता है mg = G m/d², अर्थात G = G इस M/d²। इक्वेशन 10.7, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान तथा d वस्तु तथा वस्तु के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है। समीकरण 10.7 से दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए mg = G M/m/r²। इक्वेशन 10.8, अर्थात G = gm/r²। इक्वेशन 10.9। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसीलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी का मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 10.9 में जी, एम तथा आर का मान रखने होंगे। जैसे सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक जी 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान जी m = 6 × 10⁻24 kg तथा पृथ्वी की त्रिज्या r = 6.4 × 10⁻6 मीटर। G = G m/r², अर्थात 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू 6 × 10⁻24 kg डिवाइड बाई 6.4 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर, अर्थात 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति। यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेगी, आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.3 कागज की एक शीट तथा एक पत्थर लीजिए। दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज की धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तु पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। अतः इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी गई है तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। देखिए अनुभाग 8.5। ये समीकरण भी बराबर u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s। 10, 11 और 12 इक्वेशन बन जाते हैं, जहां u और v क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वेग तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण एक वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। त्वरण ए को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। एक कार किसी कगार से गिर
कागाज से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? धरती से कागार कितनी ऊंचाई पर है? हल टी बराबर 0.5 सेकंड, प्रारंभिक वेग यू बराबर 0, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण ए बराबर प्लस 10 मीटर पर सेकंड, अधोमुखी है। चाल v बराबर 80, तो v बराबर 10 इंटू 0.5 अर्थात 5 मीटर पर सेकंड की दर से कार नीचे आई। फिर से औसत चाल v प्लस u बाई 2 अर्थात 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 2.5 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तय की गई दूरी h इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर अर्थात 1/2 a का मान 10 और t का मान 0.5 का स्क्वायर अर्थात सॉल्व करने के बाद 1.25 मीटर ट्रेवल करेगी। अतः धरती पर टकराते समय इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल 2.5 मीटर पर सेकंड, धरती से कागार की ऊंचाई 1.25 मीटर होगी। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तय की गई दूरी s बराबर 10 मीटर, अंतिम वेग v बराबर 0, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, वस्तु का त्वरण g बराबर a बराबर -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊर्ध्वमुखी है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v बराबर 0 रख दीजिए, बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान -9.8 इंटू 10 अर्थात माइनस यू स्क्वायर बराबर -2 गुणे 10 घात -10 इंटू 10.8 अर्थात यू इक्वल टू √196 अर्थात यू बराबर 14 मीटर पर सेकंड। भी इक्वल टू यू प्लस 80 अर्थात 0 इक्वल टू 14 प्लस 9.8 इंटू टी इक्वल टू 1.43 सेकंड अतः प्रारंभिक वेग यू बराबर 14 मीटर पर सेकंड तथा लिया गया समय टी बराबर। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? द्रव्यमान, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अनुभाग 9.3 हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इसी प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे बदलता है। भार, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है कि F इक्वल टू m में इक्वेशन 10.13 अर्थात F इक्वल टू mg इक्वेशन 10.14। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। इसे समीकरण 10.14 में प्रतिस्थापित करते हैं। W बराबर m, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का स्थायी मात्रक वही है जो बल का है अर्थात न्यूटनियन भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। इसीलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है। दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है अर्थात भार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। यदि यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रहों पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M स्मॉल m है तथा इसकी त्रिज्या Rm है, तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा W बराबर Gm इंटू m डिवाइडेड बाई R m का स्क्वायर। इक्वेशन 10.16 मान लीजिए कि उस वस्तु का
पृथ्वी पर भार WE है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, इसकी त्रिज्या R है, सारणी 10.1, खगोलीय पिंड द्रव्यमान केजी में त्रिज्या R, पृथ्वी 5.98 इंटू 10⁻24 kg, त्रिज्या 6.37 गुणे 10⁻6, चंद्रमा 7.36 गुणे 10⁻22, 1.74 गुणे 10⁻6 मीटर। समीकरण 10.9 और 10.15 से हमें प्राप्त होता है कि WE बराबर Gmm/r², इक्वेशन 10.17। समीकरण 10.16 तथा 10.17 में सारणी 10.1 से उपयुक्त मान रखने पर WM इक्वल टू G 7.36 गुणे 10⁻22 kg इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1.74 गुणे 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर तथा WM बराबर 2.431 गुणे 10⁻10 G इंटू M, अर्थात इक्वेशन 10.18 तथा WE बराबर 1.474 गुणे 10⁻11 G M, इक्वेशन 10.18b। समीकरण 10.18 को समीकरण 10.18b से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है WM/WE बराबर 2.431 गुणे 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.474 गुणे 10⁻11, या WM डिवाइडेड बाई WE बराबर 0.165 इक्वल टू 1/6, 10.19। वस्तु का चंद्रमा पर भार डिवाइडेड बाई वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6, वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इसका पृथ्वी पर भार। उदाहरण 10.4, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? हल, द्रव्यमान M बराबर 10 kg, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8, W बराबर mg, अर्थात W 10 गुणे 9.8 अर्थात 98, अतः वस्तु का भार 98 न्यूटन होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर इसका भार, अर्थात WM इक्वल टू WE डिवाइडेड बाई 6, अर्थात 10/6 न्यूटन, यानी 1.67 न्यूटन होगा। अतः चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 1.67 न्यूटन होगा। प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? प्रणोदय तथा दाब। कभी आपने सोचा कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, यह सतत चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले हजारों औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल प्रणोदय तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब की धारणा से परिचित कराना सहायक होगा। प्रणोदय तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पेनों की आवश्यकता या अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह पृष्ठ के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। टाइम और चिपकाने की तरीके दिखाए गए हैं। चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पेनों को अंगूठों से बोर्ड के लंबवत दबाया जाता है। स्थिति 2, आप शिथिल ढीले रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना धंसा था। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाले बल है। यह बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल का प्रणोदय कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैर के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि
आपके पैर के क्षेत्रफल परिणाम के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोदय समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं, इसीलिए प्रणोदय का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है। रेत पर प्रणोदय का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोदय को दाब कहते हैं। इसी प्रकार दाब बराबर प्रणोदय डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल 10.20 इक्वेशन समीकरण 10.20 में प्रणोदय तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पावर माइनस मीटर पावर -2 है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब का एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। इसे पास्कल से व्यक्त पीएस किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोदय के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करते हैं। उदाहरण 10.6 एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है। इसकी बीमाएं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की हैं। चित्र में ए और बी में दिखाई गई हैं। एक खड़ा और एक पट है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसका निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती हैं। ए 20, 10 तथा बी में 20 × 40 में रखिए। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है। इसकी विमाएं 40, 20, 10 सेंटीमीटर हैं। यह लंबाई के गुटके का भार मेज की सतह को प्रणोदय लगता है, अर्थात F बराबर mg अर्थात 5 × 9.8 49 न्यूटन। सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 20 × 10 यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 0.02 मीटर स्क्वायर। समीकरण 10-20 से दाब बराबर 49 न्यूटन डिवाइड बाई 0.2 मीटर स्क्वायर अर्थात 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब गुटके का 40-20 विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है तो यह मेज की सतह पर पहले जितना ही प्रणोदय लगाता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 20 × 40 यानी 800 यानी 0.8 मीटर स्क्वायर। समीकरण 10-20 से दाब 49 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.8 अर्थात 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सतह 20 × 10 द्वारा लगाया गया दाब 2450 न्यूटन था, अतः सतह 40-20 द्वारा लगाया गया दाब 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार होता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगाता है। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। तरलों में दाब सभी द्रव या गैस तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दबाव लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवार पर दबाव लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित हो जाता है। उत्प्लावकता क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और अपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से बाहर बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 14.4 प्लास्टिक का एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह में एक वायुरुद्ध डाट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर सतह पर वापस आ जाती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी नहीं रहती। आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं?
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की ओर दिशा में लगता है, इसके कारण बोतल के नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसीलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी भी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल के दैनिक घनत्व पर निर्भर करता है। पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.5 पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है, कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसीलिए यह डूब जाती है। चित्र 10.5 में दिखाया गया है। डूबी हुई कील नीचे पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है तथा कार्क तैरता है। क्रियाकलाप 10.6 पानी से भरा बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कार्क का टुकड़ा लीजिए, इन्हें पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है, कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसे उसके घनत्व में अंतरों के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कार्क पर पानी का उत्प्लावन बल कार्क के भार से अधिक है, इसीलिए यह तैरता है। चित्र 10.5 लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसीलिए यह डूब जाती है। इसी प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्योंकि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूब जाती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्रियाकलाप 10.7 एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इससे कमानीदार तुला या रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 10.6 में दिखाया गया है। पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 10.6 में दिखाया गया है। परीक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन होता है। दोनों में क्या परिवर्तन होता है, ये चित्र में दिखाए गए हैं। ये डोरी और इसमें दोनों ए और बी वाले चित्र में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबड़ की डोरी में प्रसार का परीक्षण कीजिए। पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाती है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसकी लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि पहले ही चर्चा किया जा चुका है कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया
यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिणाम कितना होता है ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है। क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुओं समान उत्प्लावन बल का अनुभव कराते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जबकि किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो यह ऊपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव कराती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्या अब स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 10.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं हुई? आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। आर्किमिडीज चित्र में दिखाए गए हैं। वे सड़कों पर यूरेका 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 चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया, पा लिया, पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उन्होंने उनके यांत्रिक तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तल घिरनी तथा पहिए और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता प्रयोग है। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्ध मापी जो दूध को किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रश्न 1 तुला वेनिंग मशीन पर आप अपना द्रव्यमान 42 केजी नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 केजी से अधिक है या कम है? आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 केजी द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? अपेक्षाकृत घनत्व। अपेक्षिक घनत्व, आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के प्रति घन मीटर है, केजी पर मीटर क्यूब। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक अंक लक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 केजी पर मीटर क्यूब होता है, जबकि पानी का घनत्व 1,000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ की अपेक्षिक घनत्व को उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात, अर्थात अपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। चूंकि अपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 1000 किलो पर मीटर क्यूब है। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 अपेक्षिक घनत्व चांदी का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। चांदी का घनत्व बराबर चांदी का अपेक्षिक घनत्व इंटू पानी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होगा। हमने क्या सीखा? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सर्वाधिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ाने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसके मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है, जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती हैं।